देहरादून से बड़ी खबर की जान। नए साल पर धामी सरकार का पहला बड़ा फैसला। धामी सरकार ने भू कानून को और सशक्त कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूमि संबंधी मामले में जिलाधिकारी की पावर को खत्म कर दिया गया है। अब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की बढ़ती घटनाओं पर अब रोक लगेगी। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर नए साल की शुरुआत में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भू कानून संबंधी ये फैसला है, क्योंकि ये फैसला लिया गया है कि भू कानून को और सशक्त किया जाएगा। भूमि संबंधी मामले में जो जिलाधिकारी की पावर थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब बाहरी लोग जो है कृषि भूमि इस प्रदेश में नहीं खरीद सकेंगे, उस पर रोक लगा दी गई है। जमीनों की खुर्द-बुर्द करने की जो बढ़ती घटनाएं थी उसे लेकर यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। और मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हुई सीएम की अध्यक्षता में, जिसमें ये फैसला लिया गया। तो ये बड़ा फैसला है, भूमि संबंधित ये फैसला है। इस प्रदेश में भू कानून की लगातार मांग उठती आई है और यहाँ पर ये हमेशा से शिकायत थी कि बाहरी लोग आकर इस राज्य में आसानी से ज़मीन खरीद लेते हैं। खास तौर पर जो कृषि और उद्यान संबंधी जो ज़मीनें हैं वो यहाँ पर खरीद ली जाती हैं, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है धामी सरकार द्वारा। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी है पूरे फैसले के बारे में? देखिए दिव्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नित नए फैसले ले रहे हैं। चूँकि मूल निवास और भू कानून का मसला, जिसको लेकर आंदोलनकारी और उत्तराखंड के जो हकूकधारी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे और उन्हें आस भी थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही, जो कि बड़े फैसले लेने के लिए माहिर माने जाते हैं, वही इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने जो बीते रोज जो मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक ली, जिसमें एसीएस राधा रतूड़ी और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे सहित तमाम जो उच्च अधिकारी मौजूद थे, उसमें भू कानून समिति गठित करने को लेकर एक टीम गठित की है मुख्यमंत्री ने। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक इसकी अगली आख्या, चूँकि भू कानून प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम के तहत जो है 2004 में जो संशोधन किया गया था, उस व्यवस्था के तहत जो है भू कानून, चूँकि उसके प्रावधान अलग अलग थे, लेकिन अब जो भू कानून प्रदेश में लाया जाएगा उसके लिए भू कानून समिति का गठन किया गया है, जिसमें गढ़वाल के कमिश्नर और कुमाऊं के कमिश्नर को भी शामिल किया जाएगा। और जब तक इसकी अगली आख्या नहीं आ जाती, अगले आदेश नहीं आ जाते, तब तक जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है, प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, जितने भी 13 जिले हैं, कि जो लोग बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड आ रहे हैं, उद्योग के नाम पे, कृषि के नाम पे, उद्यान के नाम पे जो भूमि क्रय करते हैं और जिसका जिले में स्वामित्व जो है, एक तरह से अधिकार जो है जिलाधिकारी का होता है और जिलाधिकारी के द्वारा ही अनुमति प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री के अग्रिम आदेशों तक तमाम ज़मीन के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। और इसके साथ ही दिव्या, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भू व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में जो संशोधन किया गया था, उसमें 12 सितंबर 2003 से पहले जो भी व्यक्ति चल अचल संपत्ति के धारक नहीं है, उनको भी इस दायरे में शामिल किया गया है। यानी कि पूरी तरह से जो व्यक्ति उत्तराखंड का निवासी नहीं है, जो बाहर से आ रहा है, जो तराई के क्षेत्रों से आ रहा है, उत्तराखंड में भूमि क्रय करना चाहता है उद्यान और कृषि के नाम पर। चूँकि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने पहले भी देखी हैं कि उद्यान और कृषि के नाम पर लोग ज़मीनें खरीद लेते हैं, फिर उसका लैंड यूज़ चेंज करा लेते हैं और उसका गलत तरीके से उसका लैंड एक्विजिशन करते हैं और इस तरह से ज़मीनों को लेकर विवाद होता है। यहाँ पर सरकार चाहती है कि ये जब तक एक सशक्त भू कानून राज्यवासियों के अनुरूप नहीं आ जाता, तब तक इन तमाम ज़मीन के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी जाए। जिलाधिकारियों को आदेश की कॉपी प्राप्त हो चुकी है और चूंकि सवाल यहाँ पर प्रदेश सरकार के सामने ये है कि सीमित संख्या में यहाँ पर लैंड बैंक है और सरकार इन्वेस्टर समिट और तमाम ऐसे आयोजन कर रही है ताकि उनके लिए सुरक्षित लैंड बैंक स्थापित किया जाए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो उद्यान के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
तो ऐसे में यदि बाहरी व्यक्ति आकर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद लैंड क्रय करता है तो ऐसे में ऐसे उद्योगपतियों को भूमि नहीं मिल पाएगी। और सीमित संख्या में चूंकि छोटा राज्य है, इन तमाम चीज़ों को लेकर और राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप जो है इस भू कानून समिति का गठन किया गया है। जल्दी समिति अपना ड्राफ्ट तैयार कर देगी, उसमें जो संशोधन होंगे, जो व्यवस्थाएं होंगी, उसको सबको मानना होगा। देखो किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि भू कानून की मांग लगातार उठाई जा रही है और उग्र प्रदर्शन करने की भी बात कही गई। सब में अब यही डिमांड है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सशक्त भू कानून लाया जाए और नए साल की शुरुआत में ये बड़ा फैसला लेना। तमाम वर्गों में किस तरीके का माहौल है, किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है? देखिए दिव्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक फैसले लेते हैं, कठोर फैसले लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको खुली छूट दी है कि आप प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित के लिए जो भी आपको फैसले लेने हो वो आप करिए और स्वच्छंद होकर काम करिए। और इसी तरह से जिस तरह से कार्यशैली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, कुछ इसी तरह की अब कार्यशैली जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी होती जा रही है। नए नए फैसले ले रहे हैं। लैंड जिहाद का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, जबरन धार्मिक धर्मांतरण का मसला हो, नकल विरोधी कानून का मसला हो, यूसीसी का मसला हो, तमाम ऐसे आरक्षण का मसला हो, आंदोलनकारियों के महिलाओं के 30% आरक्षण का मसला हो, ये तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में लिए हैं। और मूल निवास को लेकर भी समिति का गठन किया है। समिति अपना ड्राफ्ट सौंपेगी और भू कानून को लेकर भी आंदोलन किया जा रहा था। अब इसको लेकर भी नया भू कानून प्रदेश में आएगा, जिसको लेकर समिति का गठन किया गया है। तमाम अलग अलग क्षेत्र के जो अर्थशास्त्री हैं, जो तमाम क्षेत्रों में माहिर लोग हैं, जिनको कानून का ज्ञान है, और ऐसे में जो रिटायर्ड जो आईएएस अधिकारी हैं, जो इस पद पर रहे हैं, जिलाधिकारी पद पर या फिर लैंड एक्विजिशन जैसे डिपार्टमेंट्स देखते हों, ऐसे लोगों को समिति में शामिल किया गया है। उसके साथ ही गढ़वाल कमिश्नर और कुमाऊं कमिश्नर को भी इसमें शामिल किया गया है। और सबकी राय से जो समिति का ड्राफ्ट होगा, उसी ड्राफ्ट को कानून के रूप में मानना होगा सबको, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। अच्छा, पिछले कुछ समय में हमने देखा है जो समितियां बनी हैं किसी भी कानून को बनाने के लिए इस प्रदेश में, उसमें डेडलाइन जो है वो बढ़ती चली गई हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या फिर अन्य कोई मुद्दा हो उसको लेकर। तो क्या कहा जा सकता है, ये भू कानून को लेकर जो समिति बनाई गई है, क्या कोई डेडलाइन रखी गई है कि इस समय तक आपको ड्राफ्ट बना के दे देना है, अगर आगे पीछे कुछ उसमें चेंजेस होते हैं तो वो किए जा सकते हैं? देखिए दिव्या, यूसीसी का मसला अलग मसला है। यूसीसी का चूँकि बहुत पेचीदा मसला है और उसमें राय ली गई है, हज़ारों की संख्या में लोगों से राय ली गई है, इसीलिए उसमें इतना समय लगा। हालांकि मूल निवास और भू कानून जैसे मसले को लेकर इतना लंबा समय नहीं लगने वाला है। जहां तक हमको संभावना लग रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समिति अपना ड्राफ्ट सौंप देगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद एक सशक्त भू कानून और मूल निवास का जो कानून है वो अस्तित्व में आ जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए रोहित हमारे साथ पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत जी जुड़ चुके फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार जी, आपको नए साल की बहुत बधाइयां। और इसी के साथ ये खुशखबरी है कि नए साल में एक बड़ा फैसला लिया है धामी सरकार ने, जहां पर कृषि और उद्यान भूमि पर खरीद पर रोक लगा दी गई है। बाहरी कोई व्यक्ति इसे खरीद नहीं सकता। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं भी आप सभी को और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये जो धामी सरकार ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। हालांकि ये रोक लगाई है तब तक जब तक कि अंतरिम कमेटी की रिपोर्ट आके उस पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक के लिए कृषि भूमि के खरीद पर जो है बाहरी व्यक्तियों के लिए रोक लगाई गई है। जी। ये रोक जो है हटाई गई थी जी। और स्थानीय स्तर पे जिलाधिकारियों को ही जो है उनकी अनुमति के साथ ही जो है बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति थी। जी। लेकिन अब रोक लगी है तो ये सराहनीय कदम है और यही जन भावनाएं भी हैं जो लोगों का है भू कानून के लिए या मूल निवास के लिए। भाई अलग राज्य का जो है अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, अलग राज्य का मतलब ही जो है खत्म हो जाएगा अगर मूल निवासियों के अधिकारों को संरक्षित नहीं किया गया। तो आखिर में उत्तराखंड राज्य हमने मांगा ही क्यों और किस लिए, किस उद्देश्य से? फिर तो उत्तर प्रदेश में थे, सभी लोग थे उसमें। जी। तो जो उत्तराखंड राज्य के स्थापना की जो मूल भावना है उसका सम्मान होना चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और सख्त भू कानून जो है वो बनना चाहिए और मूल निवास भी जो है वो लागू होना चाहिए। ये
हम लोगों ने भी पूर्व विधायक संगठन के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया था, उनसे मिले थे और जी। आग्रह किया था। तो अब ये जो निर्णय लिया है कृषि भूमि पर रोक लगाने का, ये जो है मैं समझता हूँ सराहनीय कदम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, जी, धन्यवाद किया जाना चाहिए धामी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिल्कुल। कि उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया। और यही जो है जनभावना भी है उत्तराखंड की। जी। सर, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है पहाड़ों में पिछले कुछ समय में जिस तरह से भूमि खरीद हुई है, बहुत कम ऐसी भूमि रह गई है जो कृषि योग्य है या तो बंजर पड़ी हुई है। अब इस फैसले के बाद कितनी बेहतरी आप मानते हैं होगी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए? निश्चित रूप से देखिए, एक तरफ हम पलायन रोकने की बात करते हैं, जी। दूसरी तरफ अगर हम कृषि भूमि को भी जो है उसके बेचने की बात करेंगे, तो हमारा पहाड़ का जो व्यक्ति है वो बेरोजगार भी है, गरीब भी है। वो लालच में आकर के जमीन तो बेच देगा, लेकिन उस जमीन को बेचने के बाद वो करेगा क्या? जी। तो वहाँ पे अगर बाहरी व्यक्तियों ने जो है जमीन खरीद ली, तो वो बागवानी भी हमारे यहाँ अभी मोरी ब्लॉक है जी। उत्तरकाशी जिले का, तो वहाँ भी जो है कई बाहरी व्यक्तियों ने, यानी कि बड़े बड़े नौकरशाहों ने और बाहरी व्यक्तियों ने जो है बड़े बड़े जमीनें खरीदी हैं और बागीचे लगा दिए वहाँ पे। तो अब उस समय तो जो है औने पौने दामों में जो है बेच दिया स्थानीय लोगों ने लालच में आके। जी। लेकिन जो है अब उनके उनके रोजगार पे, उनके हक हकूक पे, उनके अधिकारों पे जो है वो एक किस्म से डाका पड़ रहा है। जी। तो उससे जमीनें जब जाएंगी औने पौने दामों में, पहले भी इसमें रोक थी, 250 मीटर थी, फिर 500 मीटर हुआ बाहरी व्यक्तियों के लिए। लेकिन फिर बाद में कुछ उद्देश्यों के लिए, जैसे स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, पर्यटन उद्योगों के लिए और अन्य उद्योगों के लिए इसकी सीमा जो है समाप्त कर दी गई। लेकिन लोगों ने उद्योगों के नाम पे जमीनें तो खरीदी, लेकिन उद्योग कहाँ लगे? पहाड़ में आप देखिए एक भी उद्योग नहीं लगा। उसमें वो धीरे धीरे जो है अपने मतलब से रिजॉर्ट बनाएंगे, ये करेंगे, और स्थानीय निवासी जो है उसमें चौकीदारी करेंगे, जी। बर्तन धोएंगे, और क्या होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तो सर हमारे ये साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रोहित, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ तौर पर कहना कि अभी जो है इस पर रोक लगाई गई है, ये अच्छा फैसला है, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक सशक्त भू कानून का होना इस प्रदेश में, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके हक हकूकों पर डाका डल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल दिव्या, और विधायक जी ने बहुत अच्छी बात की कि राज्य की परिकल्पना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि राज्य के निवासियों को अलग राज्य मिले, राज्य के लोग यहाँ पर खेती करें, यहाँ पर बागवानी करें। अगर बाहरी व्यक्तियों को ही यहाँ पर आकर भूमि क्रय करना है, तो ऐसे में राज्य अलग जो मिला है, इसकी अवधारणा का मतलब क्या हुआ? और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की, मूल निवासियों की, स्थायी निवासियों की यही अवधारणा है कि उत्तराखंड का जो हक है वो उत्तराखंड को मिले। और ऐसे में चूंकि बहुत सारा लैंड बैंक ऐसा है जहाँ पर अब तक भूमि जो है बेची जा चुकी है, लेकिन अब सरकार ने तमाम जो हक हकूकधारी हैं उनके जो संवेदनाएं हैं उनका संज्ञान लिया है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम जो रहा है 1950 की धारा 154, उसमें 2004 में जो फैसला लिया गया, उसमें 12 सितंबर 2003 से पहले जो भी लोग उत्तराखंड में जिनकी चल अचल संपत्तियां नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति 2003 के बाद के यदि उत्तराखंड आते हैं और उद्योग के नाम पे, कृषि के नाम पे, उद्यान के नाम पर भूमि खरीदते हैं, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। ये निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल है और राज्यवासियों के लिए मुख्यमंत्री का एक तोहफा है। सभी जिलाधिकारियों को फिलहाल आदेश की कॉपी प्राप्त रोहित, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ भुवन कापड़ी, उपनेता प्रतिपक्ष, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भुवन कापड़ी जी, यहाँ जो फैसला लिया गया है धामी सरकार द्वारा कि अंतरिम आदेश तक जो भूमि खरीद थी यहाँ पर, खासतौर पर कृषि भूमि, उद्यान भूमि, उस पर रोक लगा दी गई है, यानी बाहरी लोग अब नहीं खरीद सकते, जिलाधिकारी की पावर खत्म कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? जो भू कानून की बात है जी, उसको लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा बनाना चाहिए। ये सरकार लिपापोती कर रही है, आधे अधूरी चीजों को ला रही है, करना क्या चाहती है स्पष्ट नहीं है। जो लोगों की मांग है कि
जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जी। उन क्षेत्रों पर जो भूमाफिया पहुंच गए हैं और वो जमीनें खरीद कर उनकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सरकार सबसे पहले उस पर रोक लगाए। अगर पहाड़ों पर कोई जो है जैविक खेती करना चाहता है या वो चाहता है कि वहाँ जड़ी बूटी पैदा करे उद्यान के माध्यम से, या कोई यहाँ खेती करना चाहता है, तो वो कृषि भूमि का कृषि के लिए उपयोग करना, ये तो पहले भी जो है कि अनुमति लेकर कृषि कर सकते हैं, ये बातें थी। बात असल में थी कि पहाड़ की जमीनों को बचाने की, जो भूमाफिया घुसे हैं, जो नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में जो भू कानून आया था उसमें कहा था कि 500 वर्ग मीटर से ज्यादा कोई नहीं खरीद सकता, और खंडूरी जी ने उसे 250 वर्ग मीटर किया था। वो महत्वपूर्ण चीज है। आज जो है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है तो सरकार को पहले उसमें रोक लगाने की जरूरत है। जी। अच्छा कापड़ी जी, आपने जो कहा भूमाफियाओं पर रोक लगाने की जरूरत है, तो आपको नहीं लगता कि जब तक समिति की रिपोर्ट आएगी तब तक ये फैसला कुछ राहत का काम जरूर करेगा, क्योंकि तब तक जिलाधिकारी अपनी तरफ से कोई लैंड एक्विजिशन नहीं दे सकते हैं और इसका मतलब बाहर से कोई लैंड नहीं खरीद सकता? देखिए, सिर्फ उद्यान और कृषि जी, उसके अलावा आप बिल्कुल भूमि खरीदने पर जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक नहीं रोक लगाते। किसी तरीके की भी भूमि जी, वो औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर, कि जहां उद्योग लगाना उन्हें छोड़कर किसी भी तरीके की भूमि भी की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इसमें बैरिकेड उद्यान एंड खेती क्यों कर दिया जी, कि सरकार जो है जिलाधिकारी जो दे सकता है उसको रोककर अपने हाथ में पावर लेकर शासन पे जो आएगा उसको अनुमति दे देंगे। अब रिपोर्ट कब तक आएगी उसका टाइम बाउंड होना चाहिए कि महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, उसकी भी तो कोई समय सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बतौर विपक्ष आप लोगों की क्या मांग है सरकार रोक लगानी चाहिए और टाइम बाउंड देना चाहिए कि समिति इतने समय के अंदर फैसला देगी। जी, ठीक है। तो उसका कुछ निर्णय दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, यहाँ पर एक बार फिर विपक्ष इस बात को कहता है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप लिमिटेशन सिर्फ उद्यान और कृषि भूमि पर क्यों लगा रहे हैं, उसके अलावा जो भूमि है उसका क्या होगा? फिर आप पूर्णतः उद्योग को छोड़ के पूर्णतः जितनी भी जमीनें खरीद है उन पर रोक लगा दीजिए। जी दिव्या, हालांकि विपक्ष का कहना भी एक तरह से सही है। यदि भू कानून को लेकर समिति का गठन किया गया तो इसमें तमाम जो भूखंड के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग होटल व्यवसाय के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर अन्य व्यवसायों के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, ऐसे में अगर सशक्त भू कानून प्रदेश में लाया जाना है तो न सिर्फ केवल उद्यान और कृषि को छोड़कर अन्य सभी भूमि की खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन सरकार हो सकता है इसके बारे में भी कुछ सोच रही होगी, लेकिन फिलहाल चूंकि बहुतायत संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में आकर सेब के बगीचे खरीदते हैं या फिर अन्य जो बागबानी का क्षेत्र है वहाँ पर कार्य करना चाहते हैं, और ऐसे में भूमि जो है खुर्द-बुर्द होती है। कृषि के लिए नाम पर भी भूमि ली जाती है लेकिन उस पर कोई और कार्य किया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने निश्चित तौर पर जिलाधिकारियों को आदेशित कर दिया है। अब जब तक भू कानून समिति की जो अगली जो रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक ड्राफ्ट नहीं आया था, तब तक कुछ कहना बहुत जल्दी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जब ड्राफ्ट अपना समिति सौंपेगी तो मुख्यमंत्री ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। और जहां तक भुवन कापड़ी बात कर रहे थे कि समस्त जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा देनी चाहिए, हो सकता है सरकार इस पर भी कोई चिंतन मंथन कर रही हो। दिव्या, बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम कहते हैं यहाँ पर खरीद फरोख्त पे रोक लगा दी गई है उद्योग क्षेत्र को छोड़ के, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने उद्योग क्षेत्र के लिए दी है जमीनें, अगर उद्योग लगाने के लिए जमीनें दी हैं, अगर वहां पर उद्योग नहीं लगाया जाता है तो फिर वो जमीनें वापस सरकार ले भी सकती है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता? क्योंकि केदार सिंह रावत जी ने ये साफ तौर पर मेंशन किया कि आप देख सकते हैं उद्यान के लिए, माफ कीजिएगा, उद्योग के लिए जो जमीनें पहाड़ में खरीदी गई थी उसमें कितने उद्योग लगे सभी ने देखा, वहां पर कोई उद्योग वहां पर नहीं लगे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार को इस पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हालांकि जो इन्वेस्टर मीट के दौरान बहुत सारे ऐसे निवेशक भी हैं जो प्राइवेट अस्पताल भी खोलना चाहते हैं, उनको राज्य सरकार 25% सब्सिडी भी देगी। प्राइवेट जो है स्कूल खोलना चाहते हैं उनको भी राज्य सरकार सब्सिडी देगी। अगर ये भूमि का क्रय करते हैं तमाम जो निवेशक हैं और उस पर निर्माण कार्य होता है तब तो ठीक है। यदि सिर्फ उद्योग के नाम पर भूमि क्रय करना और उसके बाद उस भूमि को खुर्द-बुर्द करना, इस प्रकार की कोई गतिविधियां की जाती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार को कोई ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन करना होगा जो इस बात की निगरानी करे कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि क्रय की गई है
क्या उद्देश्य की प्रतिपूर्ति जो है संबंधित निवेशक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जहां तक कृषि और बागवानी का मसला है, उस पर तो विशेषाधिकार अब समिति की रिपोर्ट पर रहेगा और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। निश्चित तौर पर इसके कई पहलू हैं दिव्या, इस पर निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा और तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा विचार और चिंतन किया जा रहा होगा। अच्छा रोहित, जब हम बात करते हैं भू कानून को लेकर समिति बनाई गई है, वो जल्द ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और सरकार को सौंपेगी, लेकिन जो संबंधित राज्य हैं, जिस तरीके की टोपोग्राफी उत्तराखंड की है वैसी हिमाचल की है, क्या वहां से एग्जाम्पलरी तौर पर वहां से जो भू कानून है उसका एग्जाम्पल लिया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, कौन कौन सी ऐसे प्रावधान है और उसको लागू करने की कोशिश उत्तराखंड में की जाएगी, या फिर अपना सेपरेट तरीके से जो यहाँ का परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से ड्राफ्टिंग की जाएगी? देखिए दिव्या, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश की समूची आर्थिकी जो है भारी मात्रा में वहाँ पर सेब की खेती होती है, आड़ू की खेती होती है, किन्नू की खेती होती है, चीकू की खेती होती है, और वहाँ पर औद्योगिक प्लांट भी हैं जहाँ पर सेब के जूस तैयार होते हैं, इन फ्रूट्स के जूस तैयार होते हैं, जैम तैयार होते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में होती हैं, वहाँ के लिए अनुकूल वातावरण है। ऐसे में निश्चित तौर पर चूँकि हिमाचल प्रदेश का किसान सशक्त है, बहुत पैसे वाला है, और ऐसे में एक नज़ीर जो है उत्तराखंड के सामने भी वो पेश करता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो समिति जो है तैयार की गई है वो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के मॉडल को समझेगी, उसका अध्ययन करेगी कि वहाँ के किसान कितने संपन्न हैं और हमारे यहाँ के किसान इतने संपन्न क्यों नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड में भी दिव्या जहाँ पर सेब की पैदावार होती है। उत्तरकाशी के ऊपर चले जाइए, टिहरी के साइड में चले जाइए, बहुतायत संख्या में सेब की पैदावार होती है। तो ऐसे में उत्तराखंड का जो निवासी है वो क्यों इनिशिएटिव नहीं लेता। इन तमाम चीज़ों पर चिंतन मंथन किया जाएगा और निश्चित तौर पर एक ठोस निर्णय जो है सरकार के स्तर पर निकाला जाएगा जब ड्राफ्ट जो है मुख्यमंत्री के पास आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।